हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए हम आज पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5 है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या कंप्लीट किया था। लास्ट में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 के जो डेंसिटी में हमने पढ़ ली थी। एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ लिया था, वेपर डेंसिटी पढ़ लिया था, बचा था हमारा रिलेटिव डेंसिटी। चलिए तो आज हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। हेडिंग डालिए सबसे पहले, डेंसिटी। ओके। डेंसिटी का 3 पार्ट था, 3 पढ़ना था हमें। एब्सोल्यूट डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, जिसमें से हमने ये एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, उसमें लेक्चर नंबर 4 में आपको ये दोनों समझ आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। ठीक है, आज हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। यहीं पर लिख लो। इसका एक होता है स्पेसिफिक डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ गैसेस। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी। चलिए ठीक है, हो गया। अब देखो ये होता क्या है। एक मिनट, ये है चलो पढ़ना है हमें। एक मिनट बस। चलिए तो ठीक है, कहाँ थे हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ रहे थे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ यहाँ पे लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, और ये है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। चलिए यहीं पे लिख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता क्या है। स्पेसिफिक, मार्कर में ही रखा, भी चलने में टाइम लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर H2O। इसे हम आगे बढ़ेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1। सो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय 1। ये 1 है, 1। ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। ये तो नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको रब कर दीजिए। नोट करके लिख लीजिए, यहाँ इसका मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, नोट करके लिखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये भी ग्राम पर ml, ये भी ग्राम पर ml होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो।
ये ना आपको दिख नहीं रहा है, इसको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। ओके चलो, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O at 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, हो गया। देखो अब यहाँ से देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल आ गई। अगर 1 है, 1 का नीचे अगर 1 हो तो 1 तो लिख भी नहीं सकते, तो न्यूमेरिकली किसके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्वल आ गई। ठीक है, ये लिख लिया था, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1। ठीक है चलो, सो लिखिए, ये भी रब कर दूं, लिख लेना फिर से, देख लो। देखो ये इसका ही लिखवा रही हूँ मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही, डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, ये लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा यूनिटलेस होती है, तो आपको समझ आ गया ना यूनिटलेस कैसे है, क्यों है, क्योंकि सब्सटेंस की डेंसिटी क्या यूनिट क्या होगा, ग्राम पर ml, और वाटर की डेंसिटी का भी यूनिट क्या है, ग्राम पर ml, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिटलेस हो गया। बट न्यूमेरिकली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है चलो, समझ आया। यूनिट नहीं होगी बट उसका न्यूमेरिकल फॉर्म तो होगा ना, नंबर तो होगा ही, क्योंकि कितना डेंसिटी आया वो तो होगा ना, क्योंकि देखो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी 1 हो गई थी, तो सब्सटेंस की डेंसिटी के इक्वल हुआ ना, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या आया था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1, तो 1 नीचे लिखो डिनोमिनेटर में, तो उससे कोई होता नहीं है, तो दोनों का इक्वल आ गया ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। चलिए हो गया, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे। हो गया, चलिए फिर अब हेडिंग डालो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब ये गैस के बीच का रिलेटिव डेंसिटी बता रहा है, मतलब दो गैस दी होंगी उसके बीच का रिलेशन बता रहा है। चलिए हेडिंग डालिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक, चलो ये होता है आर डी, मैं लिख रही हूँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आर डी ऑफ गैस। ठीक है, इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ गैस 1 बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2। ठीक है, एक डेंसिटी का दूसरे डेंसिटी से रिलेशन दिया हुआ है, उसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए
दो गैस दी होंगी, उसमें आपको बोलेगा कि इस दोनों के बीच का रिलेटिव डेंसिटी बताओ। तो क्या कर देंगे, सीधे हम दोनों के डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो उससे हम दोनों के, अभी ये भी यूनिटलेस होगी बिकॉज इसकी डेंसिटी जो होगी उसका भी ग्राम पर ml होगा, इसका भी ग्राम पर ml होगा, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए यूनिटलेस, इट इज़ यूनिटलेस। रिलेटिव का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को रिलेशन, जैसे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बढ़ते तो वो भी तो यूनिटलेस होती है ना, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा था। यूनिट का तो कोई है नहीं, यूनिट तो कैंसिल ही हो जाती है। चलो, इट इज़ यूनिटलेस। ठीक है, बट न्यूमेरिकली होगी, बट न्यूमेरिकली इसमें इक्वल नहीं होगा। इस दोनों के डिवाइड मतलब इस दोनों का फ्रैक्शन का जो आएगा ना, सम फ्रैक्शन आएगा ना दोनों का, वो हमारे इक्वल होगा। ठीक है, तो यूनिट बस लिख लो इसमें, इट इज़ ऑल्सो यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस है। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। वो जो फिजिक्स वाली जो वेलोसिटी होती है, जब उसको हम रिलेटिव निकालते हैं तो वो निकालते हैं a माइनस बी, तो उसमें आती है, उसमें तो वेलोसिटी होगी ना माइनस, माइनस में तो उसका यूनिट नहीं कैंसिल होता है। बट जो डिवाइड करके जो निकालता है, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारी निकलती है रिफ्रैक्शन का, तो उसमें तो उसका यूनिट कैंसिल हो जाता है ना। चलो ठीक है, चलिए तो हो गया, यहाँ तक नोट कर लिया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर लिखिए 1। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 1। A gas mixture of H2, gas mixture of H2 and CO2, gas contain 66% by weight by mass of CO2। ठीक है, सो पूछ रहा है व्हाट इज द वेपर, एक मिनट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन था व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ, what is the vapor density, what is the vapor density of the mixture। ओके हाँ ठीक है, what is the vapor density of the mixture, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हो गया। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गैस मिक्सचर है जिसमें CO2 गैस है और H2 गैस है, वो कंटेन करती है जिसमें CO2 का वेट कितना दिया है 66% दिया है, कितना का मास, टोटल मास कितना होगा 100, तो उसका 66% हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहले लिखो आप टोटल मास कितना है, सबसे पहले लिखो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें फिर रिक्वायरमेंट देखो, वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है मोलिकुलर वेट बाय 2। ठीक है, तो आपको मेनली इसमें क्या निकालना है मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट किसका, एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना है, बिकॉज इसमें दो है ना गैस, एक CO2 है एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा मोलिकुलर वेट ऑफ गैस प्लस CO2 गैस प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ H2 गैस बाई 2। ठीक है, सो अब दो देखो यहाँ पे लिख लो इसको, molecular weight of CO2 gas plus molecular weight of H2 gas divided by 2 मीन्स मिक्सचर है ये, तो आप अलग अलग करके इसका नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जनरली पूरा मिक्सचर बोल रहा है, एक कंटेनर दिया हुआ है, एक ही कंटेनर में दोनों है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले आपको टोटल वेट क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट एवरेज का है, तो ये वाला फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। कि आप अगर बोलो कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे निकाल देंगे कि जैसे इसका 44 कर देंगे प्लस 20 क्या बोलते हैं इसका 2 कर देंगे और डिवाइड बाई 2, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होगा यहाँ पे हमारे पास टोटल मास, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके, अब चलिए टोटल मास तो हमारे पास है ही, यहाँ पे ये 66% किसका दिया होगा, 100% का ना, तो यहाँ पे मास निकालो। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ CO2 का कितना दिया हुआ है हमारे पास, 66, हाँ, और मास ऑफ H2 का कितना बच जाएगा, 100 माइनस 66, ओके, मीन्स 4 and 34, ये होगी। चलिए अब ये तो निकल गया हमारा। अब यहाँ पे टोटल मास तो हमारे पास 100 है, अब टोटल मोल निकालना है। तो अब टोटल मोल कैसे निकालोगे, मोल सबसे पहले निकालो, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, मोल ऑफ CO2 कितना निकलेगा, मास कितना CO2 का है 66, यहाँ लिखो मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 66 बाई, मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, ठीक है, इज इक्वल टू 6/4 मीन्स 2/3/2 मीन्स 1.5, इतना मोल आ गया। ठीक है, अब निकालिए यहाँ पे मोल ऑफ H2 का मोल वेट कितना दिया है 34, हाँ, अब बाई हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मोलर मास 2 इज इक्वल टू 17, सो टोटल मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी टोटल मोल हो गया बताइए, टोटल मोल इज इक्वल टू 17 प्लस 1.5 मीन्स 18.5 आ गया। चलो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 100/18.5, ये तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/18.5। चलो इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं। चलो हो गया, चलो हो गया, ऊपर वाला रब कर दो। चलो अब देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ गई 1000/18.5। अब हमारे पास मोलर वेट इज, यहाँ पे हमारे पास वेबर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। सो मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे आप डाल दो यहाँ पे 1000/185 इंटू 1/2। ओके, ये हो गया। चलिए अब इसको मल्ट कर दो, कैंसिल 500/1.185। अब इसको कैंसिल करो 1000/3 and 2 37 होगा। चलो अब इसको अप्रॉक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हमने इसको 40 कर दी तो 2.5 का अप्रॉक्स आएगा, बट ये 2.5 से ज़्यादा होगा, तो ये 2.7 होगा एग्जैक्ट करेंगे तो। करके देख लो आप, डिवाइड, ऑप्शन नहीं है बट ऑप्शन आएगा तो आपको 2.6 या 2.7 देख लेते हैं। 37 2 जा 14 7 74 4 6 एंड 2, ये यहाँ पे 2 था एंड ये हो जाएगा 0, पॉइंट डालेंगे तो 0। अब यहाँ पे डाल लो 7 ही कर लेते हैं, 28 49 2 है, ये 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 8 14
सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, ये है 37 है ना, 37 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49, 2 4 एंड 21, 2 3 4 5 259। देखो आ गया ना, वो 60 से कम तो 2.7 ही आएगा। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई वाला है। चलिए ठीक है, तो आंसर हमारी आ गई 2.7। चलिए आंसर हमारी आई 2.7। चलो ठीक है, चलिए तो हमारी डेंसिटी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो अब हेडिंग डालो एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, it is the minimum simple molar ratio of atom in molecule। ठीक है, बोल रहा है इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मैंने EF लिख दिया, यहाँ पर ऊपर इम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने EF लिख दिया है। ठीक है, चलो बोल रहा है किसी भी फॉर्मूला का एक जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा, मिनिमम सिंपल फॉर्म होगा फॉर्मूला का, उसको हम इम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक इम्पेरिकल फार्मूला एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे ले लो एग्जाम्पल ले लो यहीं पे, वैसे मैं दोनों का साथ में करवा दूंगी लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो। जैसे है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब देखो इसका मिनिमम सिंपल फार्मूला क्या हो सकता है बताओ, इसका लोएस्ट फार्मूला, मतलब उसके सिवा कोई और फार्मूला ना हो, सबसे लोएस्ट फार्मूला क्या होगा, इसमें से डिवाइड कर दो, C1H2O1। इससे छोटा फॉर्मूला हो सकता है कोई, हाँ बताइए, इससे छोटा फॉर्मूला तो कोई नहीं हो सकता। तो इसका सबसे लोएस्ट फॉर्मूला हमारा हो गया CH2O। ठीक है, तो इसी को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअल सिंपल मोलर रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए हो गया। अब ये देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था C6H12O6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका मिनिमम सिंपल फॉर्म आ गया, ये हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, देखो इसी का ग्लूकोज का ही ले लो जो आपका है, मैं दोनों एग्जाम्पल एक साथ एक ही दे रही हूँ इसलिए बिकॉज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ग्लूकोज का है जो C6H12O6, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये होता है ना, ये हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिया।
चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। चलो ये हो गया नीचे वाला। अब एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे लिख लो एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दोनों साथ साथ में करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 आप क्या पढ़ते हो? ग्लूकोज का हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2, यही होता है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बताइए। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वाला है फॉर्मूला, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? H1O1 मीन्स HO, और मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका है ही यही H2O2। ठीक है, तो इसका क्या आया? 2H22 का फॉर्म आया ना। चलिए ये फॉर्म है। और देखिए, और किसी किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होता है। वो कौन सा होता है? जैसे वाटर H2O, तो H2O का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? H2O ही होगा, उसको तो सिंपल कर ही नहीं सकते ना। तो इसका लिख लो, लिख लो सम molecules having same empirical formula and molecular formula, दोनों का empirical formula और molecular formula दोनों सेम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लो। एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या? वाटर H2O, वाटर लिखो पहले, वाटर मीन्स H2O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हमारा H2O ही होगा। और जैसे कि सुक्रोज, ठीक है, जो हमारी सुक्रोज हुई ना, इसका होता है C12H22O11, चीनी जो हम खाते हैं ना सुक्रोज, उसका जो होता है, इसका होता है C12H22O11। अब इसको बताइए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है कभी भी? ये ऑड आ गई, ये दोनों इवन है। अगर मान लो यहाँ पे कोई और फॉर्म रहता तो उसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट ये ऑड है, तो ये दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और इसका फॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा? 2H21 और इसका आ जाएगा 12H2 22H2 11। ठीक है, समझ आया? 2H21 और ये हो जाएगा 12H2 22H2 11। समझ आ गया? चलिए दोनों ध्यान में रखिएगा। किसी किसी का जो होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चलो लर्न कर लो, नोट कीजिए। चलिए हो गया। चलो, और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, N is equal to molecular formula by empirical formula। ठीक है, ये रिलेशन आपने पढ़ी होगी। चल
यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसमें ये तो पता है n क्या होता है, वेयर n इज इंटीजर, n इंटीजर होता है। ठीक है, ठीक है, n है जो मॉलिकुलर, अब देखो n निकालना हो तो आपको मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दी होगी तो n निकल जाएगा। और मान लो कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो तो मॉलिकुलर फार्मूला से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो चलिए अब हो गया है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन नोट करो। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। एक मिनट बस। ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। वो मैं चेक कर रही थी ना, लाइट कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। विच हैज़ which has 69.9% iron, okay, and 30.1% oxygen by mass। चलो अब बोल रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें निकालना है, जिसमें हमें अब देखो क्या क्या दिया है। हमें दिया है ऑक्सीजन आयरन का, और ऑक्सीजन आयरन ऑक्सीजन दिया है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है कि इसका कौन सा ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन। आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालना है कि आपको जो जो निकालना है वो आयरन, यहाँ पे ऑक्सीजन। आयरन का वेट कितना दिया है 69.9, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है 30.1। आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आयरन का 56, ओके, और इसका कितना होता है 16। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना। यहाँ पे लिख लो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 पॉइंट समथिंग होता है, बट हम 56 लेके चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए ठीक, अब इसको डिवाइड कीजिए। 59.9 बाई 56 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स हमारा 1.28 आ जाना चाहिए। डिवाइड कर लेते हैं 56 डिवाइडेड बाई 69.9, 156,319। ठीक है, अब इसको करो 2 से, 12 2 25। ठीक है, और इसको 16 को कीजिए 30.1, 1 16 4 2 1.28, ये 8 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1.88 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो दिया रहता है लोएस्ट फॉर्म, उस लोएस्ट फॉर्म को सबसे पहले हाईएस्ट वाले से डिवाइड करते हैं। इसको बनाने का प्रोसेस है ये, ठीक है। तो इसमें से छोटा सबसे छोटा कौन है, ये वाला, तो इस वाले से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.25 बाई 1.25 और फिर यहाँ पे जाएगा 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है निकालने का, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये हमारा 1 आ जाएगा और ये वाला को करिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 है, 125 का मतलब है 1.5 आ जाएगा, ये अप्रॉक्स 1.5 को लेके आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, इंटीजर फॉर्म नहीं है, मतलब होल नंबर निकालना है हमें, ये इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इंटीजर दिखाया था ना, वो होल नंबर होना चाहिए, तो इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो होल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, आप वहाँ जहाँ पे इंटीजर लिखे हो ना, n इज इक्वल टू, जहाँ पे आपने इंटीजर लिखा है वहाँ पे होल नंबर लिख लेना, मीन्स उसको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। फ्रैक्शन में मीन्स यहाँ भी फ्रैक्शन आ सकता है, बट जब आप एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो वहाँ पे वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी किस चीज़ में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो इसको 2 से करें तो कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 3, तो हमारा फॉर्म क्या हो गया, ये बन जाएगा हमारा Fe2O3, ठीक है। चलो, ये वाला हमारा आंसर है इस वाले का, ये वाला हमारा आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे बहुत सारा किचपिच हो गया है इसलिए मैंने लिख दिया, ये वाला हमारा आंसर है। इसी वाला फॉर्म से लिख लो, आप दोबारा से समझा दूंगी। देखो हो गया, देखिए मैं समझा रही हूँ। ये था हमारा एक जो इम्बेरी ऑक्साइड था, आयरन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड था, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड था। अब उसमें बोल रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने हमें बोल रहा है, तो हम एक साइड पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। अब हमें आयरन का वेट दिया हुआ है 69.9 और इसका मोलिकुलर वेट हमें पता है 56 होता है, और ऑक्सीजन का वैसे ही हमें वेट दिया हुआ है कितना 30.1 और हमें ऑक्सीजन का वेट पता है 16 होता है। अब इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा अप्रॉक्स 1.25 आया, इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा 1.88 आया, ठीक है। अब देखिए वो, अब इस वाले यहाँ इसके बाद का फॉर्म देखो, यहाँ तक तो आप कर लोगे। अब इसके बाद का जो फॉर्म है, इस वाले को ध्यान से देखो, ठीक है। इस वाले के बाद अगर जितने भी फॉर्म निकालने हो, जैसे कि यहाँ पे तो 2 ही है ना एटम, अगर 2 कितने भी एटम निकाल लो, जितने को निकालोगे उसके बाद सबसे लोएस्ट टर्म जिसका आएगा ना, सबसे लोएस्ट नंबर, उस नंबर से सारे एटम को डिवाइड करना है। जितना सारे एटम का जितने नंबर आए होंगे ना, ये एक तरीके से हमारा मोल आ गया ना, गिवन वेट बाई मोलर मास, तो वेट आ गया, जितना ये मोल आ गया हमारा, तो जिस सबके मोल को उसके मोल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा क्या था 1.25, तो 1.25 को हमने पहले इसको 1.25 से डिवाइड किया और फिर इसको भी हमने 1.25 से डिवाइड किया, ठीक है। तो इसका तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम अप्रॉक्स करेंगे तो 1.5 आता है, ठीक है। अब 1.5 है, अब हमें क्या लाना है, n कभी भी इंटीजर होता है n, बट इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, n है जो हमेशा होल नंबर में होता है, ठीक है। मतलब 1 0 1 2 3, तो 0 को नहीं काउंट करते, 1 2 3 ऐसे आता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे ले लो जैसे होल नंबर, उसके बाद आप लिख लो यहाँ पे ऐसे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ऐसे सो ऑन, ठीक है, ऐसा होगा। ये वाला भी आप नोट कर लो वहाँ पे, चलो ये भी वहाँ पे नोट कर लो जहाँ पे आपने इंटीजर लिखा है कि n इंटीजर है, होल नंबर है, n इज इक्वल टू जैसे कि 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हमें इसको किसी एक होल नंबर के फॉर्म में लाना है, तो होल नंबर के, तो इसको हमने 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें सारे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है, कि हम सारे के सारे का जितना भी नंबर होगा ना सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 2 आया, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आया। सो हमारा आप क्या आ गया, आयरन का मोल कितना आया 2, और ऑक्सीजन का मोल कितना आया 3।
सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, HFe2O3। ठीक है, समझ गया। चलिए अभी वाला ये और वो नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही अब एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस की चीज़ होती है, बिकॉज इसमें हमारे ना न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेब होती है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बिकॉज ये सब करते हैं ना, काफ़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे। अगर एक में रॉन्ग हो गई तो आपके सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बिकॉज मान लो यहीं पे अगर मेरा कोई गलत हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो वो सारे के सारे फॉर्म ही गलत हो जाएंगे। और आपको जो ऑप्शन दिया होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया था, अगर ऑप्शन दिया भी होगा ना तो आपको ऐसा ऑप्शन दिया होगा, जैसे कि ये नोट कर लिया था। चलो एकदम आसपास का ऑप्शन दिया जाएगा, Fe2O3, Fe3O4, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिएगा कि आपको ना कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें ना हमें एकदम ध्यान से देखना पड़ता है पूरा तरीके से, कि हमें एक एक थोड़ी सी भी गलती ना हो, नहीं तो उसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा फॉर्म मॉलिक्यूल्स ही चेंज कर देंगे हम। अब यहाँ पे हमारा Fe2O3 है, हाँ, अब उसके बाद हमारा यहाँ पे अगर आप चेंज कर दोगे तो Fe3O4 बन जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल कुछ और हो जाता है। सो इसको थोड़ा सा देख के बनाना। ठीक है, हो गया। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। The compound contain question number 2, a compound contain 32.4% carbon, okay, 5.4% hydrogen, 43.2% ऑक्सीजन। ये सब ना एटम है हमारा। ठीक है, अगर मैं एटम नहीं लिख रही हूँ इसका मतलब क्वेश्चन में एटम नहीं दिया है, लेकिन ये एटम के बारे में बोल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप लोगे तो उसका एटम का वेट लेना, मॉलिक्यूलर वेट मत ले लेना। ठीक है, 19 and 19% नाइट्रोजन बाय मास। ओके, चलिए अब पूछ रहा है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, चलो इसके ऑप्शंस भी दिए हैं, लिख लो आप, देखो इसके ऑप्शंस कैसे कैसे दिए हैं, कितने रॉन्ग होने के चांसेस होंगे आपके। 6N2O3, C3H6N2O3। ठीक है, क्वेश्चन बी है C2H4N1O2, सी है C4H8N2O6, ओके, एंड डी दिया हुआ है C2H4N2O4। देखो ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शंस कैसे कैसे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे C3 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, C4 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है। देख रहे हो ऑप्शंस कितने पास पास के दिए हुए हैं। चलो आप नोट करो क्वेश्चन, बिकॉज आंसर यहाँ पे यह नहीं हो पाएगा। चलो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चल हो गया। चलिए अब देखो, मुझे तो लिखने पड़ेंगे ना यहाँ पे, आप लोग आगे लिख लेना, मैंने ऑप्शन रब कर दिए। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो एटम दिया हुआ है ना उस एटम को लिख लेते हैं। देखो कैसे बनाना है, सबसे पहले कार्बन लिखो यहाँ पे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कार्बन का वेट कितना दिया है, 32.4,
4। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। हाइड्रोजन का वेट कितना दिया है 5.4। हाइड्रोजन का ये 4 है, हमारे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1। एटम है सारा, सो एटम का लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ 19 का दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है हमारा 19 दिया हुआ है नाइट्रोजन का, एंड नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14। ऑक्सीजन का दिया है 43.2 और इसका दिया हुआ है ये ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखो, अब इसको करते हैं तो कितना आएगा ये, अगर आप इसको ये 5 से ज़्यादा होता तो हमारा 3 हो जाता 33, और 12 3 जा 36, तो ये पक्के से 12 से कम होगी, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास में था 12 डिवाइडेड बाई 32.4, 2 24 8 कैंसिल 4 पॉइंट। अब देखो ये क्या होता है, ये 7 जा लगेगा, ठीक है, तो 2.7 इसका, ठीक है, और ये तो 5.4 है डिवाइडेड बाई, तो ये 5.4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 19 देखो, 19 को डिवाइड कीजिए 14 से, 14 डिवाइडेड बाई 19, 1 14 5 0, ये 1.35 आएगा, ये 1.35 आ गई। अब इसको 16 से डिवाइड कर दो, 43.2। मैं डिवाइड कर रही हूँ ना, बिकॉज थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। वन 0 7, ठीक है, ये आ गया हमारा 2.7, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे लोएस्ट फॉर्म है और फिर वही है लास्ट वाला फॉर्म। क्या करना है हमें, अब इसमें जो आपको कौन सा लोएस्ट फॉर्म दिख रहा है, उसी लोएस्ट फॉर्म से अब हम सबको डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था ना कि 3 है, और जितने भी होंगे वो मैटर नहीं करता, बस सबसे लोएस्ट टर्म देखना है, जिसका सबसे लोएस्ट मोल आया उस लोएस्ट मोल से सारे को डिवाइड करेंगे, सारे के मोल्स को। इसमें सबसे लोएस्ट टर्म कौन सा है 1.35, ये वाला है ना नाइट्रोजन का, ये तो अब इससे सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। सबको मीन्स इंक्लूडेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जोड़ कर नाइट्रोजन को भी उसी से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसको मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ 1.35, 5.4 डिवाइडेड बाई 1.35, 1.35 डिवाइडेड बाई 1.35। नीचे विजिबल है ना, छोटा नहीं हो रहा ना, 1.35, ओके, 2.7 डिवाइडेड बाई 1.35, ठीक है। चलिए अब डिवाइड करते रहो, ठीक, यहाँ पे फिर छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। चलो आप लिख लो, फिर से करेंगे नीचे। चलो हो गया, ठीक है, चलिए देखो अब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 2 जा 26, तो ये 0.5 है, तो ये 26 को इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है 1 बाई ये 13, हाँ इसको 26 प्लस 26 तो मतलब क्या हो जाएगा 27, ये 4 अप्रॉक्स कटेगा, हाँ चलो ठीक है। और ये तो 1 ही है, और ये भी 13, तो ये भी तो 2 ही होगा। सो हमारी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे क्या थी कार्बन, कार्बन की वैल्यू आई 2, यहाँ पे हमारी थी ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, 1 मिनट वेट कितना था उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा। हाइड्रोजन थी ना 5.4, हाँ हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन की आई 4, ठीक है। अब है यहाँ पे 5.4 का वेट था 42.3, ये 1.539, नाइट्रोजन था ये, ठीक है, तो नाइट्रोजन की कितनी हुई 1, हाँ, और उसके बाद है बचा कौन ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन की वेट है हमारी 2। सो देखिए क्या आया हमारा फॉर्मूला C2H4N1O2। सो हमारा कौन सा ऑप्शन था ये C2H4N1O2,
ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, आप टिक लगा लेना उसमें, ऑप्शन नंबर बी। देखें, चलो समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, समझ आ गया तो। ओके, तो हो गया क्वेश्चन। चलिए फिर ठीक है। सो आज हम यही तक करेंगे। चलिए हो गया आज। और फिर हम अब हमारा ये एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। अब बस बचा हुआ है, अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे और यहाँ का लेक्चर और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले आके 1-2 क्वेश्चन करेंगे मॉलिक्यूलर, बिकॉज इसमें बहुत सारा आपका क्या है कैलकुलेशन है, तो मैं इसके क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊँगी। और इसके बाद पहले 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। और हाँ, मैं क्या करूँगी ना कि मैं इससे रिलेटेड ना इस मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस के ना क्वेश्चन बना के मैं आपको एक पीडीएफ रूप में एक से मतलब मैं ये भी कर दूँगी, पीडीएफ भी दे दूँगी आपको, ताकि आपको पूरा अच्छे से